हेलो, सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी। ये बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है, उसकी यूनिट थर्ड चल रही है। यूनिट थर्ड का टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर है महासागरीय निक्षेप। पेपर फर्स्ट है जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल, उसका टॉपिक है महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप से प्रथम संख्या आता है हमेशा परीक्षाओं के अंदर कि महासागरीय निक्षेप की विस्तृत विवेचना कीजिए। महासागरीय निक्षेप की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो देखो महासागरीय निक्षेप पहले कैसे होते हैं, महासागरीय निक्षेप होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। महासागरीय निक्षेप होता है महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को, महासागरीय जो नितल है, महासागरों के धरातल में जो नितल है उसके जमाव, महासागरीय ये धरातलीय भाग है या महाद्वीपीय भाग तथा ये मध्य तट है। तो समुद्र के अंदर यानी महासागरों के अंदर महासागरीय मध्य तट ये ढाल हो गया, ये तट हो गया, ये गहरे महासागरीय मैदान हो गए और ये गर्त हो गए, ये महासागरीय गर्त हो गए। तो इनमें क्या है, इस महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को क्या कहते हैं, महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। यानी इस अवसाद इनके अंदर कोई भी अवसाद है वो जमा हो गया, वो किसी के द्वारा हुआ, या तो नदियों के द्वारा हुआ या किसी पर्टिकुलर विशेष डेल्टा समूह में गाद का जमा होना, यानी नदियों के द्वारा डेल्टा समूह में एकत्रित करना, उसके द्वारा इसके धीरे धीरे वो एकत्रित हो जाता है। तो इस चीज को हम महासागरीय निक्षेप कहेंगे। इनमें वो सभी चीजें सम्मिलित होती है जो नदियां अपने साथ यानी परिवहन के द्वारा बहाकर लाती है। अब देखो आगे, इसके अंतर्गत केवल उन निक्षेपों का ही अध्ययन करते हैं जो असंगठित अवसादों के रूप में होते हैं। यानी इस अपन महासागरीय निक्षेप में उन्हीं केवल अवसादों के रूप में उन्हीं निक्षेपों का वर्णन करते हैं जो अवसादों के रूप में होते हैं तथा तेल के रूप में नहीं होते हैं। ये पदार्थ कई प्रकार के होते हैं तथा कई स्रोतों से प्राप्त होते हैं। धरातलीय भाग के अपघटन से प्राप्त अवसाद नदियों, पवन आदि द्वारा सागरों में लाए जाते हैं। ज्वालामुखी का उद्भेदन भी कुछ अवसाद प्रस्तुत करता है। इसके अलावा महासागरों में मिलने वाले जीवों, वनस्पतियों आदि के अवशेष भी अवसाद के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी महासागरों में जो मिलने वाली वनस्पति है, जीव जंतु है, अनेक प्रकार के जो छोटे मुर्गा वगैरह है, उनके द्वारा मिलने वाले अवसाद प्राप्त होते हैं। इस तरह सागरीय जीवों के प्राप्ति स्थल, उनके महासागरीय निक्षेप के प्राप्ति स्थल, उनके स्वभाव, महासागरों में उनके परिवहन तथा उनके क्षतिज एवं लंबवत वितरण को ध्यान में रखा जाता है। महासागरीय निक्षेप में सबसे ज्यादा जो अध्ययन करने वाले हैं वो मरे तथा रेनाल्ड है। मरे तथा रेनाल्ड ने सबसे ज्यादा अपना अध्ययन किया था। इसका महासागरीय निक्षेपों का सबसे ज्यादा वर्णन मरे तथा रेनाल्ड ने किया था। अब देखते हैं हम महासागरीय निक्षेप के स्रोत एवं वर्गीकरण, यानी इनका वर्गीकरण व स्रोत की कहां से प्राप्त होते हैं। यानी पहली बात करते हैं कि वर्गीकरण, महासागरीय वर्गीकरण इसके अंदर यानी महासागरीय निक्षेप कौन कौन से वर्गों में विभाजित किए गए हैं तो उनको देखो। महासागर में पाए जाने वाले अवसाद उनके रूप से 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहले तो उनके स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं। स्रोत है 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं, मुख्य रूप से है। पहली बात करते हैं स्थलीय। पहला क्या हो गया, स्थलीय या इसको भूमि स्रोत भी बोलते हैं, भूमि स्रोत भी बोलते हैं, स्थलीय या भूमि स्रोत भी बोलते हैं। तथा दूसरा है ज्वालामुखी का उद्भेदन। सेकंड है ज्वालामुखी का उद्भेदन, ज्वालामुखी का उद्भेदन के द्वारा प्राप्त होने वाले निक्षेप। इसके अलावा उद्भेदन तीसरा सागरीय जीव, थर्ड नंबर में है
जी। सागरीय जीव, इसके बाद में हम बात करते हैं वो है तीसरा हो गया सागरीय। इन स्रोतों में कई प्रकार के कार्बनिक, यानी इन्हीं तीनों स्रोतों में कई प्रकार के जो स्रोत होते हैं वो कार्बनिक भी हो सकते हैं या अकार्बनिक भी हो सकते हैं, या चूनायुक्त या सिलिकायुक्त आदि अवसाद प्राप्त होते हैं। यानी कार्बनिक, अकार्बनिक व चूनायुक्त व सिलिका प्रदान स्रोत होते हैं, या इनमें जो घटक है उनसे बने होते हैं। सिलिका प्रदान हो सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ उनमें मिले होते हैं, और चूनायुक्त और सिलिका की प्रदानता उनमें मुख्य रूप से पाई जाती है। महासागरीय खनिज के निक्षेपों का उनके स्रोतों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। इन स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। देखो कौन कौन से हैं वर्गीकरण। आओ पहला देखिए अपन स्थलीय या भूमि। स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण है वो है, पहला है स्थलीय या भूमि, भूमि निक्षेप। आप साथ इन पॉइंटों को शॉर्ट नोट अपने तैयार करके जाइए तो याद करने में आसानी रहेगी आप लोगों को। अतः आपसे निवेदन है इनके साथ में आप शॉर्ट नोट तैयार करके रहिए। अब देखो आगे पहला है महासागरीय निक्षेप में पहला आ जाता है स्रोतों के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। तो पहला आ जाता है स्थलीय या भूमि निक्षेप। पहला है स्थलीय या भूमि निक्षेप। ये 4 प्रकार से 5 प्रकार के होते हैं जिनके रूप से पहला देखो नंबर 5 है वो है बजरी। नंबर 5 है वो है बजरी, जिसको ग्रेवल भी बोलते हैं। सेकंड है वो है रेत। तीसरा है वो है सिल्ट। थर्ड है वो है सिल्ट। फोर्थ है वो है मृत्तिका। मृत्तिका। अगला है वो है पांचवा वो है पंख। यानी ये कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार हो गए। जिसके स्थलीय भूमि निक्षेप के आधार पर निक्षेप कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए। पहला हो गया बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख हो गए। अब हम बात करते हैं ये पंख के 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के पंख होते हैं। पहला देखो 3 टाइप कौन कौन से पंख में। नंबर 5 है, नंबर 5 है वो है नीली पंख। पहला 5 है नीली पंख। सेकंड है वो है हरी पंख। और फोर्थ है वो है लाल पंख। तो ये हो गए पंख यानी स्थलीय भूमि निक्षेप। अब देखो एक एक का आपको पास टाइम आप बता लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम पहला देखते हैं, इसका वर्णन करते हैं, फिर सेकंड आ जाएगा। तो देखो स्थलीय या भूमि निक्षेप के बारे में नंबर 5 है वो है धरातलीय भाग। यानी धरातल का धरातलीय भाग पर अपक्षय की क्रिया के कारण चट्टानों के विघटन तथा विरोधन से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्थलीय भागों का किसके द्वारा, यानी जो स्थलीय भाग है कोई भी चट्टान है, कोई भी मुख्य रूप से चट्टान है, वो किसके के द्वारा, या तो अपतन के द्वारा या अपक्षय की क्रिया। यानी धरातल के 2 ही मुख्य रूप से बाह्य जो तत्व होते हैं, भौतिक पदार्थ होते हैं, उनके तोड़ने में 2 ही क्रियाएं काम करती हैं। उनके रूप से कौन कौन सी है, अपतन व अपक्षय। अपतन तो उनको चीजों को घसीटना यानी परिवहन करने में सहायक होता है, अपक्षय की ओर तोड़ने में सहायक होता है। तो यहाँ से बात करते हैं अपक्षय की ओर। तो अपक्षय के चट्टान क्या होती है, अपक्षय के द्वारा, अपक्षय के कारण उनका विघटन व टूटना, जिस कारण चट्टानें बारीक से लेकर बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है, इन्हें भूमिज पदार्थ कहते हैं। अपतन के कारण मुख्य रूप से नदी या पवन इन पदार्थों का परिवहन करके महासागर में जमा कर लेता है। यानी अपक्षय के द्वारा तो डूब गया, इसके बाद में पवन
ये क्या हो जाते हैं, पवन बल नदी के द्वारा मात्राओं से ले लिए जाते हैं, परिवहन कर दिया जाता है, अपतन के माध्यम से परिवहन हो जाता है। अपतन के माध्यम से इनका परिवहन हो जाता है तथा ये मात्राओं में जाके जमा हो जाते हैं। अलग प्रकार के अनेक बारीक यानी मोटे टुकड़े भी होते हैं और छोटे भी बारीक कणों में भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो इन पदार्थों के आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है। आप सभी को मालूम हो सकता है कि राड के छोटे से लेके बड़े होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 है, वो है बजरी। नंबर 5 है बजरी। आप सभी को ये तो पता चलिए किस कारण से ये मात्राओं में जमा होते हैं। इनको अपक्षय की क्रिया द्वारा तथा अपवर्तन के माध्यम से ठंडी और पवन के द्वारा जमा हो जाते हैं। अब पहला कहते हैं इनमें बारिश, इनकी प्रक्रिया हो गई किस प्रकार से जमा हो जाते हैं। अब है बजरी। बजरी जो मुख्य रूप से है, बजरी के अंतर्गत कणों का आकार 2 से लेकर 256 मिली व्यास वाला होता है। यानी 2 से लेकर 256 मिली व्यास वाले कण होते हैं। इस बजरी यानी उन्हीं को इसके अंदर शामिल किया जाता है जिनका व्यास कितना होता है, 2 से लेकर 256 मिली व्यास वाले कण होते हैं। इनके कणों का आकार में पर्याप्त श्रेणी क्रम होता है। यानी 256 मिली अधिक व्यास वाले टुकड़े को गोलार्ध कहते हैं। यानी इनसे 256 मिली से बड़े जो कण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है। 256 से बड़े वालों को गोलार्ध कहा जाता है तथा 64 से लेके 256 से लेके 256 जो मिली व्यास वाले जो कण होते हैं उन व्यास वाले कणों को गोलार्ध कणिका कहते हैं। गोलार्ध कणिका कहते हैं तथा इसके बाद में 4 से लेकर 63 मिली वाले व्यास होते हैं, व्यास वाले जो कण होते हैं उनको कहा जाता है गुट्टिका। यानी 4 से लेकर 63 मिली व्यास वाले जो कण होते हैं उनको कहा जाता है गुट्टिका। तथा इसके बाद में जो 2 से 3 मिली व्यास वाले जो कण होते हैं, मिली व्यास वाले कण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कणिका। यानी कणिका कहा जाता है। तो ये हो गया बजरी के जो विभिन्न प्रकार के जो संगठन में बड़े से लेकर छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कण होते हैं वो 2 मिली व्यास यानी अलग अलग जिनको पुकारा जाता है। गोलार्ध बड़े को तथा इसके बाद में उससे छोटे वाले को गोलार्धिका तथा इसके बाद में गुट्टिका तथा सबसे छोटे वाले को कणिका कहते हैं या कणिका कहते हैं। ये पदार्थ इतने बड़े होते हैं कि इनका निक्षेप सागर के पास मध्य तट पर हो जाता है। पुनः विघटन के कारण इनका आकार छोटा होता रहता है। इन पदार्थों का आयात नदियों के द्वारा होता है, ये तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं हम रेत। सेकंड है रेत। पहला आपने सबसे उतार लिया होगा या मिल लिया होगा, इसके बाद में करते हैं रेत। मिक्सर से मिटा सेकंड है वो है रेत मुख्य रूप से रेत 1 मिली से 1.6 मिली व्यास है। यानी 1 मिली से 1 मिली से 1.6 1 पॉइंट या 1 अपॉन भी कर सकते हैं इसको, A1/6 1/6 मिली व्यास वाले कणों को रेत कहा जाता है। व्यास वाले कणों को 1 मिली से 1/6 व्यास वाले कणों को क्या कहा जाता है, रेत कहा जाता है या रेत में सम्मिलित किया जाता है। अत्यधिक मोटी रेत पहले तो इसके अंदर कोई आ जाता है, पहले तो आ जाता है अत्यधिक मोटी रेत। मोटी रेत उसके बाद में सबसे बड़ी हो गई तथा
जो 1 मिली व्यास वाली होती है, इसको हम बढ़ते क्रम में आरेख के द्वारा समझा देते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है मोटी रेत, तथा इसके बाद आ जाती है मध्यम रेत, तथा इसका व्यास है, साथ के साथ व्यास की अगर बता देते हैं तो व्यास है 0.5 mm, तथा इसका है 0.25 mm, 0.25 mm, तथा तो इसके बाद में आ जाती है बारीक रेत, यानी इसके आगे कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है बारीक रेत। बारीक रेत, और बारीक रेत का होता है 0.125, तथा अत्यधिक बारीक रेत यहाँ पे आ जाती है अत्यधिक बारीक रेत। इसका जो व्यास है वो 1/16 मिली व्यास होता है, यानी सबसे ज्यादा बारीक, यानी इनसे भी छोटे 1/6 के अपॉन से भी छोटे वाले कण वहां तक सम्मिलित किया जाता है, यानी 1/16 तक इसमें सम्मिलित किया जाता है, यानी बारीक छोटे से छोटे कण वाले व्यास को सम्मिलित किया जाता है। तथा रेत का निर्माण, अब यहाँ पे है कि अपने पास कि रेत का निर्माण होता कैसे, तो रेत का निर्माण तो बजरी के जो स्तरीय निक्षेप थे, गोलांतरिका तथा भुट्टिका आदि के विघटन से, यानी वो और भी बारीक कणों में टूटकर विघटन हो जाता है, उसके बाद में किसका निर्माण हो जाता है, रेत का निर्माण हो जाता है, यानी बजरी से तथा उनके जो प्रकार है बजरी के अलग अलग, उनसे इसका निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया रेत। रेत के जमाव में तट के सापेक्ष की ओर रेत के कणों का आकार बारीक होता जाता है, यानी पहले मोटे रेत के कण की धीरे धीरे चिकनी वगैरह होती हुई चीज, यानी सागर में सबसे ज्यादा मोटी रेत मिलेगी, फिर इसके बाद में इनका बढ़ता क्रम हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया क्या है अलग अलग इसकी साइज वाली और तथा इसका व्यास बताइए। अब इसके बाद आता है सिल्ट, तीसरा है, इसको मैं मिला देता हूँ, थर्ड नंबर पे है वो है सिल्ट। सिल्ट है मृत्तिका, जो सिल्ट है इस सिल्ट का जो व्यास है वो है, अगर इनकी बात करें व्यास की तो 1/17 से 1/17 से लेके 1/256 मिली व्यास वाले कणों को सिल्ट कहा जाता है। व्यास वाले कणों को सिल्ट कहा जाता है। अब ऐसे के बाद में देखो मृत्तिका, अगला आ जाता है मृत्तिका, फोर्थ है मृत्तिका। मृत्तिका की बात करें तो 1/257 से लेकर 1/8192, या इसको अपन कह सकते हैं कि इनका जो वर्गीकरण है वो 1/8192 मिली व्यास वाले को मृत्तिका में शामिल किया जाता है, यानी बिल्कुल छोटे से छोटे कण जो है बारीक से बारीक कणों को मृत्तिका के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इनका जमाव शांत जल में होता है, यानी इनका जमाव कहां पे होगा, शांत जल जहां पे पाया जाएगा शांत जल में इनका निक्षेप होगा,
शांत जल में इनका निक्षेप हो, शांत जल में किसका, मृतिका का, क्योंकि शांत जल के अलावा ये इनका निक्षेप नहीं हो सकता। अगला देखते हैं पंख। अगला है वो है पंख, जिसको अपन पंख देखो, पंख मुख्य रूप से पंख आपको बताई दिया कि 3 प्रकार के पंख होते हैं। इसमें पंख में देखो, पंख के कण मृतिका से भी छोटे होते हैं, यानी जो पंखों का व्यास है वो कितने, इनका व्यास मृतिका से बारीक होता है, यानी इनका व्यास मृतिका से भी बारीक होता है, इनका पंख का। इन पंख का निक्षेप शांत जल में होता है, यानी पंख का भी जमाव कहाँ पे होता है, शांत जल में, शांत जल में इनका निक्षेप होता है। हम पंख की बात करें तो इनका, अब इनका जमाव, उनका जमाव 1000 से, यानी इनका जमाव की बात करते हैं तो 2 से लेकर 1000 पैदल, 100 से लेकर 1000 पैदल की गहराई तक पाया जाता है। से लेकर 1000 पैदल की गहराई तक इनका जो निक्षेप पाया जाता है। मरे ने पंख को रंग के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा। अब मरे ने क्या किया, इनको रंग के आधार पर, रंग के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया। तो मैंने 3 प्रकार आपको बता दिए, नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख। तो पहला देखते हैं नीली पंख। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, आपको बता दिया होगा। नंबर 5 है, वो है नीली पंख। नंबर 5 है नीली पंख। नीली पंख की अगर बात करें, लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों को पंख का निर्माण होता है। यानी नीली पंख का निर्माण किससे होता है, लोहे के सल्फाइड। किससे होता है, लोहे के सल्फाइड। लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त, जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों से नीली पंख का निर्माण होता है। यह जल समुद्र तटों पर गहरे भागों में पाई जाती है। इस पंख में चूने का अंश 35% होता है। यानी नीली जो पंख होती है, इनमें चूने का जो प्रतिशत है वो 35% पाया जाता है। चूने का अंश, चूने का अंश कितना प्रतिशत पाया जाता है, 35 यानी 35%। अब सेकंड है वो देखो लाल पंख। सेकंड है वो है लाल पंख। लोहे के ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों का निर्माण हो, पदार्थों के जमाव से लाल पंख का निर्माण होता है। यानी लोहे के ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के जमाव से लाल पंख का निर्माण हो जाता है। इससे कैल्शियम कार्बोनेट का अंश, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अंश होता है कैल्शियम कार्बोनेट का अंश 32% यानी 32% होता है। इनका निक्षेप मुख्य रूप से सागर, जो फिश सागर ब्राजील तट के पास, ब्राजील तट के पास तथा अटलांटिक महासागर के निचल पर पाया जाता है। जो इनका मुख्य जमाव है वो अटलांटिक महासागर के निचल पर पाया जाता है, ब्राजील तट के पास में। अब देखो अगली है
वो थर्ड है, वो है हरी पंख। हरी पंख नीली पंख के सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण, यानी जो नीली पंख है, शुरू वाली नीली पंख नंबर 5 नीली पंख है, इसके सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण रंग परिवर्तन के कारण हरी पंख का निर्माण होता है। यानी इसी का रासायनिक अपक्षय के द्वारा नीली पंख का रासायनिक अपक्षय के द्वारा क्या होता है, कलर चेंज होने के कारण या परिवर्तन के कारण इनका निर्माण होता है। इनमें जो चूना का प्रतिशत है वो 50% तथा लोहे का 7 में लोहा अंश है वो 7 में 8% पाया जाता है। 7 से 8% लोहा पाया जाता है तथा पोटास का अंश है, इनमें पोटास का अंश है वो 7% तक पाया जाता है। ठीक है, इनका जमाव उन सागरीय क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में होता है जहां पर नदियों का जल नहीं आ पाता है। यानी मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में यानी लगातार बहाव के सामने नदियों का जल डायरेक्ट नहीं आता है, उन क्षेत्रों में इनका निक्षेप मिलता है। अब इनका निक्षेप अगर महासागरीय भावों के अनुसार किया जाए तो महासागरीय अनुसार उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तथा अटलांटिक तट के पास, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के तटों के पास पाई जाती है। अब ये तो गया स्थलीय भूमि जो अपने प्रकार से, अब है ज्वालामुखी पदार्थ, इसको मैं मिटाल दे तो आप निकाल जाओगे। सेकंड है वो है ज्वालामुखी पदार्थ, पदार्थों के निक्षेप, पदार्थों के यानी ज्वालामुखी जो पदार्थ है उनका निक्षेप किस प्रकार से होता है। ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों का निक्षेपण, यानी ज्वालामुखी से प्राप्त पदार्थों का निक्षेपण सागरों में 2 स्रोतों में से होता है। नंबर 5 यानी 2 स्रोतों के आधार पर होता है। नंबर 5 है तरातलीय भागों पर ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों के विघटन होने से उनके आकार में उनका आकार है वो बारीक हो जाता है तथा पवन द्वारा सागर में ले जाए जाते हैं। यानी कहीं या तो ज्वालामुखी सागर में उत्पन्न होती है तो वहां पे मिल जाते हैं, तथा दूसरा है वो है कि तरातलीय भागों में ज्वालामुखी उद्गार हो गया और तथा वो नरपवन व नदियों के माध्यम से वो सागर में जमा कर दिए जाते हैं। नंबर 5 तो ये हो गया। तथा दूसरा देखो, तथा ये पवन द्वारा सागर में पहुंच जाते हैं परिवहन द्वारा। वर्षा का जल भी इन्हें नदियों के सारे सागर में पहुंचा देता है, तो नदी के द्वारा भी ये गांव में सम्मिलित कर दिए जाते हैं। सेकंड है महासागरों के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण ज्वालामुखी पदार्थ सीधे महासागरों में जमा कर दिए जाते हैं। इनका रंग भूरा तथा काला होता है। यानी इनके रंग की बात करें तो इनका रंग होता है वो है भूरा या काला, यानी इनके जो पदार्थ है उसका कलर। अब बात करते हैं तीसरा है वो है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ है यानी इसको हम बोल सकते हैं कि जैविक निक्षेप। जैविक निक्षेप इसमें इन्हें कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। इन पदार्थों के अंतर्गत सागरीय जीवों के 80% तथा वनस्पतियों के अवशेष प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। सागरीय जीवों के 80% तथा वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तलवासी तथा जिसको नेरेटिक पदार्थ बोलते हैं। दूसरा है आगार महासागरीय यानी पेलिजिक पदार्थ। तो ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला नंबर 5 हो जाएगा वो है नेरेटिक।
नेरिटिक पदार्थ, और दूसरा हो जाता है वो है पेलेटिक पदार्थ। पहला है वो नेरिटिक, या इनको बोल सकते हैं तलवासी, तट तलवासी भी बोल सकते हैं इनको। सागरों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त अवशेषों को नेरिटिक पदार्थ कहते हैं। इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाया जाता है, यानी ये कहां पर पाए जाते हैं? मग्न तटों पर। मग्न तटों के आसपास में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। इसके अंतर्गत मोलास्का जीव के ठोस तथा टुकड़े, रेडियोलेरियन के अस्थिपंजर की कंटिका, चूना प्रदान एवं अम्ल प्रदान वनस्पति के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है। अब सेकंड है अगाध सागरीय तथा पेलिटिक। इसके अंतर्गत अगाध सागर से मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में ये पदार्थ कण के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें ऊज कहा जाता है। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इनको दो प्रकारों से बांटा गया है, यानी चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर, चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है। तो पहला रहता है, नंबर 5 रहता है चूना ऊज, चूना प्रधान ऊज, और सेकंड रहता है वो है सिलिका प्रधान ऊज। सिलिका प्रधान ऊज तथा चूना प्रधान ऊज। पहला है देखो सिलिका, जो चूना प्रधान ऊज है, यहाँ 1000 से 2000 मीटर के मध्य महासागरों की तली में पाई जाती है। ये सिगर धुल जाती है, यानी घुल जाती है महासागरों में। परंतु जिनके आधार पर चूना प्रधान ऊज दो प्रकार के होते हैं। अब इसको भी दो प्रकार में कन्वर्ट किया गया है। नंबर 5 है टेराकोट ऊज। तो पहला ही जाता है टेराकोट ऊज। नंबर 5 है टेराकोट ऊज। इसका जो मैक्सिमम मोलास्का जीव टेराकोट द्वारा इसका निर्माण होता है, जिससे अधिकतम 80% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। यह अधिक गहराई पर ही अदृश्य हो जाते हैं, यानी अधिक जैसे जैसे गहराई में जाओगे वैसे वैसे अदृश्य होने लगते हैं। इसका जमाव प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर तथा पूर्वी भागों में असोर के पास कनारी द्वीप, एटिस, भूम सागर के मध्यवर्ती अंतर सागरीय कटर तथा हिंद महासागर में पाया जाता है। इसका बी है वो है ग्लोबिजेरिना। नंबर 2 है ग्लोबिजेरिना। ग्लोबिजेरिना ऊज। इसका निर्माण मुख्य रूप से चूना प्रधान ग्लोबिजेरिना जीव के कोष से प्राप्त होता है। इसका रंग दूधिया तथा सफेद। इसका जो कलर होता है वो दूधिया सफेद होता है। इसकी कैल्शियम 64% तक, सिलिका 1 से 1.6% तक, खनिज पदार्थ 3.3% पाए जाते हैं। इनका निक्षेपण जमाव अटलांटिक महासागर के उष्ण तथा शीतोष्ण भागों, हिंद महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी जलवायु तटों तथा पूर्वी प्रशांत महासागरों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह उप महासागरों में 2000 से लेकर 4000 तक, यानी ये तो बात है 1000 से लेकर 2000 तक के, और ये 2000 से लेकर 4000 तक फैदम की गहराई तक पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अब सेकंड बात करते हैं वो है सिलिका प्रधान ऊज। सिलिका प्रधान ऊज इस प्रकार के ऊज में सिलिका की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यह ऊज ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के सागरों में पाए जाते हैं और सागरों में अधिक गहराई से पाए जाते हैं। सिलिका प्रधान ऊज से मिलने वाले जीव के आधार पर दो प्रकार में विभक्त किया गया है। रेडियोलेरियन। नंबर 5 है सिलिका प्रधान को दो भागों में बांटा गया है। तो 5 है वो है रेडियोलेरियन। रेडियोलेरियन ऊज तथा सेकंड है वो है डाइटम ऊज। डाइटम ऊज। पहला है रेडियोलेरियन ऊज। इस प्रकार की ऊज का निर्माण रेडियोलेरियन, डाइटम तथा फोरानिफेरस
जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। इन ऊर्जों से सिलिका मात्रा अधिक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कम मात्रा में होता है। इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय महासागरों में 2000 से लेकर 5000 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। यह ऊष्ण प्रशांत महासागर में अत्यधिक मात्रा में है तथा हिंद महासागर की पूर्वी भाग तथा अटलांटिक महासागर में कहीं कहीं पर ये रेडियोटेरियन ऊर्ज पाए जाते हैं तथा डाइटम ऊर्ज है। इस ऊर्ज का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष से भी छोटा होता है, यानी इन ऊर्जों में मृत्तिका प्रांत भी पाया जाता है। इन ऊर्जों का रंग स्थल के पास लाल होता है तथा स्थल से दूर इनमें रंग पीला या मटमैला हो जाता है। इस प्रकार के ऊर्ज अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर दक्षिणी उत्तरी प्रशांत में 600 से 2000 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ। ये तो हो गया ऊर्जा ज्वालामुखी व जैविक पदार्थ से। अब बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ। फोर्थ है वो है अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ महासागरीय जल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण अनेक रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके अनेक प्रकार के खनिज तत्व महासागरों में जमा हो जाते हैं, जैसे डोलामाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज, फॉस्फेट, पाराइटिक आदि का जमाव अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें नंबर 5 है वो है लाल मृत्तिका। रेड मृत्तिका या लाल मृत्तिका यह है 2700 फेदम की गहराई तक पाई जाती है सागरों में। यह मृत्तिका सागरों में गहनतम भागों में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः एल्यूमिनियम सिलिकेट लोहे के ऑक्साइड की प्रधानता होती है, यानी इनमें कितनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड की मात्रा तथा लोहे की ऑक्साइड की प्रधानता होती है। अटलांटिक महासागर के मध्य पूर्वी हिंद महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में लाल मृत्तिका विस्तृत क्षेत्र में मिलती है। अब सेकंड है अपन बात करते हैं उल्का धूलि। उल्का धूलि है उल्का धूलि ये ब्रह्मांडीय पदार्थ समय समय पर उल्काओं के रूप में वायुमंडल में दृश्यमान होते हैं तथा ऊर्जा पूर्ण होने पर ये स्थल तथा सागरों में जमा हो जाते हैं। यानी उल्का जो पिंड होते हैं उनकी ऊर्जा एक टाइम में एक समय अनुसार पूर्ण होती है तथा वो नीचे पृथ्वी पर सागरों में धरातल पे गिर जाते हैं। जो धरातल पे गिरते हैं वो तो नदियों और या पवनों के माध्यम से टूट कर धीरे धीरे सागरों में जमा हो जाते हैं तथा जो डायरेक्ट महासागरों में गिरते हैं वो महासागरों की तली में जाके जमा हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार के उल्का धूलि था। तो इस प्रकार से अकार्बनिक पदार्थों का वो जमाव होता रहता है। अब इसमें जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो महासागरीय निक्षेप है उसका अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय अनुसार इसका आगे वर्गीकरण भी किया है। जैसे मरे ने अपना वर्गीकरण अलग से दिया है, जेनकिंस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपना वर्गीकरण दिया है। तो अलग अलग उन्होंने गहराई के आधार पर दिया है, कईयों ने निक्षेपों के आधार पर दिया है। तो इस प्रकार से ये है महासागरीय जो निक्षेप थे उनका आपको विस्तार से वर्णन कर दिया। ये क्वेश्चन आता रहता है परीक्षाओं में, अनेक बार पूछा जाता है, रिपीटेशन होता है। सभी को आपसे फिर से निवेदन है एक बार की अगर वीडियो आप देखते हो तो साथ में साथ नोट्स आप तैयार करने चाहिए, तो आपका ही अच्छा होगा और आपको एक रिवाइजेशन में अच्छा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर से नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। ठीक है।